नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर। आज हम चर्चा करेंगे जिस तरीके से अमेरिका ने वेनेजुएला पर स्ट्राइक की, वहां के जो प्रधानमंत्री है उनकी पत्नी को अरेस्ट कर लिया है। साथ ही साथ जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने साफ कर दिया है कि ग्रीनलैंड को लेकर भी उनकी मंशा क्या है आने वाले समय में। साथ ही साथ जो छोटी मोटी कंट्रीज है वहाँ की, साउथ अमेरिका की, उनको लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर एक मैसेज दे दिया है कि कहीं ना कहीं जो ड्रग कार्टेल्स का पूरा सिस्टम वहाँ पर चलता है उसको बंद करना है। और जिस तरीके मनमानी पूरी तरीके से जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कर रहे हैं, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जेएनयू के असिस्टेंट प्रोफेसर अभिषेक श्रीवास्तव जी हैं, जो कि इंटरनेशनल मामलों के जानकार हैं और खास तौर पर अमेरिका पर उनकी पैनी नजर रहती है, अमेरिका के मुद्दों पर। उनसे बात करेंगे। अभिषेक सर, आपका स्वागत है बहुत बहुत स्टेट मिरर के इस खास प्रोग्राम में। थैंक यू जितेंद्र जी। सर, मैं आपसे सबसे पहले ये बात करना चाहूंगा कि जिस तरीके से अमेरिका ने अभी 3 तारीख को वेनेजुएला पर स्ट्राइक की, और स्ट्राइक ही नहीं की, बहुत बड़े हमला किया है एक तरीके से हम कह सकते हैं। और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं मदुरो साहब, उनको और उनकी पत्नी को अरेस्ट कर लिया है। आप इस पूरे प्रकरण को किस तरह देखते हैं सर, इंटरनेशनल परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो? देखिए, ये अपने आप में बड़ा यूनिक सा मामला है। और अगर पूरे इसको लंबे समय से देखा जाए तो हम्म। 2017 में जब राष्ट्रपति ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने तो उन्होंने तभी ये कहा था हम्म। कि मुझे मादुरो एक्सेप्टेबल नहीं है वेनेजुएला में। हम्म। और अगर हिस्टोरिकली अमेरिका वेनेजुएला के संबंध को देखा जाए तो वो कभी भी ठीक नहीं रहे, बिकॉज ऑफ हम्म। एक सोशलिस्ट रिजीम है, एक कैपिटलिस्ट रिजीम है। तो कहते हैं कि अमेरिका के पैर में एक बंधन महसूस होता था उसे, हम्म। कि ये हम्म। सोशलिस्ट बंधन हमारे नीचे क्यों ऐसे एक सिस्टम है, जब ह्यूगो हम्म। सावेज थे पहले। बाद में अब जब मादुरो आ गए तो मादुरो को कभी भी अमेरिकी प्रशासन ने पसंद नहीं किया, विशेषकर ट्रंप के साथ उनके संबंध कभी अच्छे नहीं रहे। अब जब दूसरी बार ट्रंप शासन में आए तो उन्होंने ये प्रयास शुरू किया कि मादुरो को जल्दी से जल्दी हटाया जाए। इसके कई कारण थे। एक तो ये कारण था कि जो नार्को का एक बड़ा हम्म। स्ट्रक्चर है, जो हम्म। वेनेजुएला के द्वारा और भी देशों में जाता है, नार्को टेररिज्म का आरोप उनके ऊपर लगाया गया, उनके खिलाफ केस चल रही है अमेरिकी जुडिशियल सिस्टम में। हम्म। लेकिन इसमें सवाल यह है कि सिर्फ नार्को के कारण इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी गई। तो ऐसे तो विश्व में बहुत सारे ऐसे टेररिज्म बिल्कुल। डिफरेंट प्रकार के चल रहे हैं जिस पे कार्रवाई होनी चाहिए। हम्म। दूसरी चीज यह है कि 2025 में अगर ध्यान दीजिए आप, तो सितंबर 2025 में भी एक ऐसा ऑपरेशन चलाया गया था, एक ट्रायल रन था कि ओके। उसको कैसे मादुरो को हटाया जाए सत्ता से। और उसका भी परिणाम देखने में आया कि तमाम इकोसिस्टम क्रिएट किए जाने लगे। जो वेनेजुएला की विपक्ष की नेता थी उसको हम्म। नोबेल पीस प्राइज दी गई। इसमें ये नहीं कहूंगा मैं कि ट्रंप की भागीदारी थी, क्योंकि ट्रंप तो खुद चाहते थे कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यूएस यूएस जो है वो पूरे एक इकोसिस्टम के साथ काम करता है। हम्म। यूएस आइसोलेशन में और अकेला प्लेयर नहीं है। हम्म। इसलिए महत्वपपूर्ण ये हुआ कि आज जब 3 जनवरी को जब ये कार्रवाई हुई वेनेजुएला के राष्ट्रपति के ऊपर, उनकी पत्नी को बेडरूम से बिल्कुल अपहरण कर लिया गया या बिल्कुल। अरेस्ट करके ले आया गया। तो ये एक तो पुरानी खुन्नस, दूसरा एक नार्को टेररिज्म और जो समस्या थी अमेरिका को वो, तीसरा जो अमेरिका का इंटरेस्ट है हम्म। जो वेनेजुएला में, उन वेनेजुएला में सब का ऑयल को वो लेकर भी सब खास जो तौर एक, से है। हाँ, वो एक बैकग्राउंड बना। हम्म। जो अमेरिकी कार्रवाई हुई है 3 जनवरी को, उसके हम्म। पीछे एक लंबा इतिहास जो मैंने आपको बताया, ये एक पूरा कारण रहा हम्म। अमेरिका की वेनेजुएला पे कार्रवाई का। हम्म। सर, क्या लगता है कि आपको इससे कि जो एक सिद्धांत हम जानते हैं वेस्टफेलियन संप्रदा का सिद्धांत है, क्या उसका उल्लंघन मानते हैं इसको, या एक ग्लोबल डिजास्टर की एक शुरुआत मान सकते हैं इस तरह की स्ट्राइक जिस तरीके से हुई है? या ये कि एक तरीके से पूरी गुंडई पे उतर आया है अमेरिका सर, इसको लगता है आपको? जिसकी लाठी उसकी भैंस, आपने कहावत सुनी होगी, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आज वही चल रहा है। हम्म। और जहां तक गुंडई की बात है तो जो भी अपने क्षेत्र में मजबूत है वो गुंडई कर ही रहा है। चीन क्या गुंडई नहीं कर रहा है? सही बात है। तो हाँ, तो गुंडई करने वाले कर ही रहे हैं। या आप दूसरे क्षेत्रों में भी देख लीजिए कि गुंडई किस तरह से चल रही है उस क्षेत्र हम्म। के जो बड़े मजबूत प्लेयर हैं। तो अमेरिका की जो ये कार्रवाई है, हम्म। जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है।
ये हम्म। तो बड़े खुले शब्दों में एक इंटरनेशनल रिलेशन के किसी भी स्कॉलर या किसी भी जानकार से आप बात करेंगे, हम्म। किसी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है जिस प्रक्रिया के बिल्कुल। तहत उन्होंने कार्रवाई की है। और सर जिस तरीके इंटरनेशनल से लॉ सर का अपहरण करके उठा के ले आना उनकी वाइफ को और खुद प्राइम मिनिस्टर को, तो अपने आप में दिखाता है कि कहीं ना कहीं फोर्सफुली उन्होंने ये सब काम किए हैं अपने हितों को साधते हुए सर। बिल्कुल। और इसको उन्होंने छुपाया भी नहीं, राष्ट्रपति ट्रंप ने छुपाया भी नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम ऑयल, वहां के सारे रिसोर्सेज पर अब जो ऑयल रिसोर्सेज हैं उस पे अब अमेरिकन कंपनी उसे नियंत्रित करेगी। बिल्कुल। वेनेजुएला में जब तक परमानेंट शासन ना आ जाए तब तक अमेरिका ही हम्म। वहां के गवर्नेंस को चलाएगा। तो राष्ट्रपति ट्रंप ऐसा नहीं है कि मन में कुछ और मुंह पे कुछ, वो बड़े फ्रैंक टाइप हम्म। की पर्सनालिटी है, और जो इस तरह के ब्लंट, जिसको कहा जाए ब्लंट ब्लंट पर्सनालिटी है, मैन और रहते वो हैं सही। उन्होंने उन्होंने कह दिया अपनी सारी बातें जो मन में थी, कि भाई हमने तेल के लिए किया है और इनके ऊपर नार्को टेररिज्म के आरोप है और हमारे हितों को नहीं साधा जा रहा था। इसमें देखिए, ये जो वेस्टफेलियन ट्रीटी की आपने बात की, तो हम्म। वेस्टफेलियन ट्रीटी से लेकर के जेनेवा ट्रीटी तक जो आप देखेंगे तो एक इंटरनेशनल स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश की गई थी, जिसमें सभी देश एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे, समान रूप से एक दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे। हम्म। लेकिन आप ये भी तो देखिए ना कि द्वितीय विश्व युद्ध या शीत युद्ध के दौरान किस तरह से व्यवहार किए गए, बिल्कुल जो बिल्कुल। उस समय शक्तिशाली देश थे, हम्म। या आज जो शक्तिशाली देश हैं। तो समरथ के कछु दोष न गुसाई और माइट इज राइट और जिसकी लाठी उसकी उसकी। भैंस, ये सारे तो मुहावरे तो सदियों से हम सुनते चले आ रहे बिल्कुल हैं ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये मुहावरे, इस तरह की सोसाइटी कहीं ना कहीं रही होगी। ये कोई हम्म। नई सोसाइटी बनाने की कोशिश राष्ट्रपति ट्रंप नहीं कर रहे हैं। हाँ, चूंकि अब 21वीं सदी में दुनिया है और हमें इस तरह के घटनाओं की आदत नहीं है, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि ये कुछ सरप्राइजिंग हो गया। सरप्राइजिंग ये कुछ लेकिन नया अब हुआ है। या कुछ नया हुआ है, लेकिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। हम्म। आप देखिए, अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध से के बाद और शीत युद्ध खत्म होने तक हम्म। लगभग 70 जगह उसने शासन को पलटा, पलटा। अपने फेवरेबल गवर्नमेंट बनाई। बिल्कुल। 2003 से लेकर के 21 तक, इराक से लेकर के इराक से लेकर लीबिया, के ईरान यमन, से, सही बात सीरिया, है। अफगानिस्तान, बिल्कुल बिल्कुल। एक पूरी पूरी श्रृंखला है। तो कोई जी नई जी। चीज नहीं हुई। हाँ, मिडल ईस्ट नई को पूरी चीज तरीके यही से बदल हुई के कि सर, पूरा मिडल ईस्ट को और ईस्ट ईस्ट को पूरा बदल के रख दिया था सर इन्होंने। बदल के रख दिया। तो बस नई चीज यही हुई कि हाँ, वहां के जो शासक हैं वो किसी सुरंग में छुपे हुए नहीं मिले, उनको बेडरूम हम्म। से उठा लिया। बिल्कुल जैसे सद्दाम हुसैन या गद्दाफी छुपे हुए मिले थे और उनको बिल्कुल वहां से गिरफ्तार किया था, इनको बिल्कुल छुपने का मौका नहीं मिला, इनको बेडरूम से उठा लिया। हम्म। सर क्या लगता है अभिषेक जी कि जो मजबूत देश है जैसे अमेरिका पूरी एक बड़ा महाशक्ति है, इस तरह चीन भी महाशक्ति बना हुआ है और ऐसी करने करने महाशक्तियां हैं जो अ, अपने पावर के दम पर इस तरह छोटे देशों को धमकाने का काम करती रही हैं। आपको लगता नहीं कि सर इस तरीके से अगर लगातार ही होगा प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि जो भी मजबूत देश है वो अपने छोटे देशों को दबाए, उनसे जो भी काम लेना चाहे उनको कब्जा कर ले या उनके जो नेता हैं उनको उठा के लिए जाए, तो इतने गलत प्रेसिडेंट साबित हो रहा है सर ये देखा जाए तो इस्टेब्लिश। हाँ बिल्कुल, ये तो एक जो वर्ल्ड ऑर्डर है इसके लिए तो खतरा ही है। इस तरह की जो प्रक्रिया है या इस तरह की नीति अगर कोई भी विश्व के देश लेते हैं, तो ये हम्म। वर्ल्ड ऑर्डर के लिए खतरा है। लेकिन ये सच्चाई भी है। जो रियलिस्ट अप्रोच है इंटरनेशनल रिलेशन का, उसमें यही हम्म। तो कहा जाता है कि जो बड़ी मछली होगी वो छोटी मछली को खा आ जाएगी। जाएगी, सही तो बात है। अब यहाँ पर ये देखना है कि छोटी मछली कैसे अपने आप को बड़ी करे। तो बड़ी हम्म। करने के दो तीन तरीके हैं, या तो वो अलायंस में जाए, बड़ी हम्म। मछली के साथ अलायंस कर ले। या उनकी दूसरा ये बात मान तरीका ले। है कि हाँ, तो उनकी बात मान ले, तो बात मानेंगे तभी अलायंस में जाएंगे। या बिल्कुल। तो ये तरीका है कि अपने वो शक्ति संसाधन को बढ़ाए, अपने हम्म। डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ाए। अब आप हम्म। ये समझिए कि जिस तरीके से वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर नार्को टेररिज्म, डिक्टेटर, तानाशाह के आरोप लगा करके कार्रवाई कर दिया, क्या राष्ट्रपति ट्रंप किम जोंग उन पे कार्रवाई करेंगे? किम जोंग उन बिल्कुल। से बड़ा तानाशाह इस समय तो विश्व में कोई कोई नहीं नहीं है। है, कोई नहीं है। जबकि किम जोंग ने लेकिन तो बोल इस भी दिया है कि खुले में बोला है कि उनको छोड़ो नहीं तो परिणाम भुगतने को अमेरिका को धमकी दे दी है किम जोंग ने तो। बिल्कुल, अब क्यों नहीं कार्रवाई करेंगे? क्योंकि हाँ। उनके पास परमाणु बम है। बिल्कुल। किम जोंग उन के पास परमाणु बम है। तो न्यूक्लियर एक डिटरेंट के तौर पे है, न्यूक्लियर हम्म। पावर जो है वो डिटरेंट के तौर पे है, जिस कारण से अब जो विश्व में है ना, जो आने वाले समय में विश्व में दो तरह की एक दौर हम्म। चलेगी। पहला दौर ये चलेगा कि अलायंस पार्टनरशिप बढ़ेगी, और दूसरा दौर ये चलेगा कि एक
शक्ति संतुलन के लिए शक्ति संसाधनों का विस्तार करेंगे विस्तार किया देश। जाएगा। और शायद संसाधनों के विस्तार के ही कारण है कि ग्रीनलैंड पर वो अपना कब्जा जमाने की बात कर रहे हैं। वेनेजुएला में जो सबसे बड़ा तेल का भंडार है, जो वहीं ग्रीनलैंड में जो खनिजों का भंडार है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि जितने ज्यादा चीजें भविष्य के लिए उसके पास रहेंगी तो वो कहीं ना कहीं राजा बना रहेगा। और यही कारण है कि वो लगातार इस तरह की जो चीजें हैं वो कर रहा है। चाहे ग्रीनलैंड को लेकर मंशा साफ कर चुके हैं, वेनेजुएला पे स्ट्राइक कर ही चुके हैं। कहीं ना कहीं तेल का जो खेल है वो समझ में आ रहा है कि तेल को जाहिर तौर पर वो अपने कब्जे में ले लेंगे वहाँ का। तो ये लगता है कि भविष्य में जो चीजें होंगी, जो मजबूत होगा वो अपने छोटे देशों को दबाएगा, और जो संसाधन है वो अपने पास लाने की कोशिश करेगा। आप तेल का जो व्यापार है, हम्म। देखिए उसमें मादुरो के ऊपर जो कार्रवाई हुई, इसमें कहीं ना कहीं मादुरो की नीतियां भी कारक हैं। जिम्मेदार हैं बिल्कुल। हम चूंकि ट्रंप ने जिस तरीके से काम किया, उसे हम्म। हम जरूर क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन मादुरो को डिस्काउंट नहीं दे सकते कि मादुरो बिल्कुल। इस समय अरेस्ट हो गए तो वो बड़े अच्छे बड़े भले अच्छे बड़े इंसान नेता थे। थे या कुछ जो उनकी मतलब। भी बिल्कुल। उनकी भी जो नीतियां थी उससे उनके देश के लोग परेशान थे। हम्म। एक तो जो उनके संसाधन थे उस पे हम्म। उन्होंने ऐसे, मतलब जो कोई भी इस तरह के संसाधन होते हैं वो विश्व के लिए जरूरी होते हैं। जरूरी होते अब हैं। वो दूसरे दूसरे देशों के इशारे पर, इसमें चीन एक बड़ी भूमिका निभा रहा था क्योंकि चीन का इन्वेस्टमेंट वहां बहुत ज्यादा था। बिल्कुल। चीन की भूमिका के कारण वो तेल के प्रोडक्शन को कंट्रोल किए हुए थे, कंट्रोल पे हुए जिस थे। कारण से तेल पे मोनोपोली चीन के दोस्तों की थी। इस हम्म। कारण से देखिए क्या था कि जो एक मार्केट है वो बड़ा इम्बैलेंस होता जा रहा था। तो तो उसको अगर वो समय से रेगुलराइज कर देते, समय से उसको खोल देते, तो हो सकता है उन्हें एक अच्छा समय मिल जाता जो वो शासन सत्ता अपनी पूरी कर सकते थे, पहली चीज। दूसरी चीज की जो देखिए, ट्रंप की जो नजर है ग्रीनलैंड पे, वो ग्रीनलैंड पे नजर इसलिए है क्योंकि ग्रीनलैंड पे ऑलरेडी अमेरिका, रशिया और अच्छी चाइना और की कंपटीशन शुरू हो गई है। बिल्कुल। शुरू हो गई है, तो अमेरिका उस दौड़ में पीछे तो रहेगा नहीं, पहली चीज। हम्म। दूसरी चीज ये कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं और हम्म। फ्यूचर जो है टेक्नोलॉजी की, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, उसमें जो क्रिटिकल मिनरल्स की जो जरूरत है, जो रेयर अर्थ की जो मिनरल्स हैं उनकी जरूरत है, हम्म। वो हमें ग्रीनलैंड में मिलेगी, आर्कटिक रीजन में मिलेगी। हम्म। ग्रीनलैंड और आर्कटिक रीजन पे ग्लोबल पावर कंपटीशन लगातार लगातार चल बढ़ रहा रहा है। है, बिल्कुल। लगातार बढ़ रहा है। अब हम्म। इसमें यही है कि भाई, जिसके पास जितनी ज्यादा इस तरह की क्रिटिकल मिनरल्स होगी, रॉ रेयर अर्थ वही मटेरियल्स राज होंगी, करेगा आगे चल के। वही वही राज करेगा, क्योंकि आने वाला जो युग है वो टेक्नोलॉजी का युग है। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी का युग है। तो हम्म। ये टेक्नोलॉजी को अपने पक्ष में करने के लिए अब तो देखिए क्या है कि किसी भी देश को यह अधिकार है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करे और रक्षा उसका करें। विस्तार करे। बिल्कुल। हम इसके लिए अगर ग्रीनलैंड पे वो जा रहे हैं कब्जा करने, तो भाई ग्रीनलैंड के जो पहले से जिस क्षेत्र में ग्रीनलैंड है, वहां के लोग जो उनके साथ खड़े हैं, जो यूरोपियन यूनियन उनके साथ खड़ा है, वो रोके उनको, वो उनको कन्विंस करे कि भाई आपका इस तरह की कार्रवाई ठीक नहीं है। अभिषेक सर, भी इसमें इसमें मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा कि इसमें नेटो देशों की क्या भूमिका रह जाती है, यूएन की क्या भूमिका रह जाती है, कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं विस्तारवादी नीति अमेरिका अपनाए हुए है, इसमें सर उनका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन वो कहीं ना कहीं खामोश पड़े हुए हैं। मीटिंग जरूर बुलाई थी यूएनजीए में, उन्होंने स्पेशल मीटिंग बुलाई है, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, लेकिन कोई एक्शन की बात नहीं की है। उनके रोल को किस तरीके देखते हैं सर आप? देखिए, अब यूएनजीए की अगर मैं बात करूं तो कहते हैं ना कि इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा जो एक कहते हैं ना कि फॉल्स होप दे रहा है, वो यूएनजीए ही दे रहा है। या युगा टूथलेस वो, एलिफेंट है वो एक तरीके से। हाँ, टूथलेस एलिफेंट है, एक फॉल्स होप दे रहा है। आप ये भी हम्म। कह सकते हैं कि 3 तारीख की घटना है और अगले दिन इमरजेंसी मीटिंग नहीं बुलाई गई। हम्म। यूएनजीए ने संडे मनाया पहले, कि नहीं नहीं बिल्कुल। नहीं, संडे है जी, हम अभी छुट्टी मनाएंगे हम संडे को पहले। काम नहीं करते, पहले छुट्टी मनाएंगे। अरे, हाँ। एक देश की, मैं यहाँ पे मादुरो की बात नहीं कर रहा हूँ, एक देश में वेनेजुएला में जो करोड़ों की आबादी है, आबादी है। वो आबादी, उसका उसका जीवन पूरा अनिश्चित के दौर में चला गया। उसके राष्ट्रपति को किसी दूसरे हम्म। देश के राष्ट्रपति ने कैप्चर कर लिया, अपहरण कर लिया, और अब उस देश में क्या होगा उनको कुछ नहीं पता। और यूएनजीए जो है वो कह रहा नहीं, छुट्टी मनाएंगे, अभी अगले दिन काम करेंगे। आराम से करेंगे। अब वो अब वो बैठक करेंगे भी तो अगर पिछले 10-20 सालों का इतिहास देख लिया जाए यूएनजीए का, आफ्टर हम्म। को आफ्टर
कोल्ड वॉर, तो बिल्कुल। उसमें क्या दिखता है कि हर बार सभी कंट्रीज अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वीटो पावर का यूज कर ले रही हैं। बिल्कुल। रशिया यूक्रेन वॉर में क्या हो गया, या चीन ताइवान वॉर में क्या हो गया, या चाइना के सही जो बात है। चाइना ने इंडिया की तरफ जो अपनी कार्रवाई करने की कोशिश की उसमें क्या हो गया। तो ये तमाम बार बार जो यूएनएससी या यूएनजीए की जो वर्तमान स्ट्रक्चर है ये यूजलेस है। बहुत दिखावे उम्मीद की है करना सर, दिखावे की बेमानी एक हो। तरीके से, सिर्फ दिखाने के लिए ये एक संस्थाएं बनी हुई है कि हम काम करेंगे, लेकिन असल में जो काम करना चाहिए वो तो करते नहीं है सर। देखा, हमने अक्सर देखा है ये बात। बिल्कुल। तो इसीलिए यूएनजीए से तो बिल्कुल, अगर वेनेजुएला के राष्ट्रपति को हम्म। मादुरो को अगर उम्मीद है कि हम्म। यूएनजीए से उन्हें न्याय मिल जाएगा, तो वो बिल्कुल फॉल्स होप में है, और वो होंगे भी नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज कि नाटो की जो आपने बात की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहाँ उठाना चाहूंगा। हम्म। देखिए, नाटो के ऊपर यूरोपियन यूनियन की बड़ी निर्भरता है। बिल्कुल। निर्भरता का कारण ये है कि इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही अपनी सारी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो है ये उन्होंने हाँ, एक्सपोर्ट कर दी अमेरिका को। अमेरिका को। उन्हें ये नहीं पता था कि अमेरिका विस्तार करते 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 अब इतना उनके अपने विस्तार घर कर में आ लेगा जाएगा। कि आज उनके घर भी उनके लपेटे में आ जाएंगे। बिल्कुल। तो पहले तो जब वो अमेरिका एशिया में कार्रवाई कर रहा था, मिडिल ईस्ट में कार्रवाई कर रहा था, हम्म। तब तो यूरोप को बड़ा अच्छा लग रहा था। वो अफगानिस्तान में आ रहे थे, हम्म। इराक में आ रहे थे, लीबिया में आ रहे थे, नेटो फोर्स के नाम लेकिन पे। अब वो कहीं ना कहीं अब यूरोपीय देशों में भी घुसने की कोशिश कर रहे हैं अब। तो अब देखिए क्या है कि पिछले एक साल में ये स्पेशली रशिया यूक्रेन वॉर में कई बार ट्रम्प जो है वो यूक्रेन को दबा करके रशिया के साथ जा करके पुतिन हम्म। से एक बात कर लेते हैं। डील करने की कोशिश कर रहे थे। तो रशिया यूरोप को समझ में आ गया है, यूरोप अपना एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें जर्मनी और एक और फ्रांस। देश है, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो अपना न्यूक्लियर पावर वो कर रहे हैं, खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो न्यूक्लियर वेपन की तरफ जा रहे हैं। तो हम्म। ये यूरोप अपनी सिक्योरिटी को खुद इंश्योर करने के लिए अब लगातार जर्मनी, फ्रांस, इटली एक साथ मिल करके अब आ रहे हैं सामने आ रहे कि हैं। हमें अपनी सिक्योरिटी खुद इंश्योर करनी होगी। तो अगर ट्रंप की यही नीति चलती रही, अगर ग्रीनलैंड में वो जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर गए, हम्म। तो आप देखिएगा कि नेटो में एक आंतरिक बिखराव दिखेगा। हम्म। मतलब इंटरनल डिस्प्यूट उनके होने के खतरे ज्यादा हैं, क्योंकि सब चाहते हैं कि सिक्योरिटी हमको मिले, क्योंकि अब तक वो अमेरिका पर निर्भर करते रहते थे। क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से नेटो के साथ मिलकर काम करता था, और कहीं ना कहीं उन्हीं देशों को दबाने की कोशिश करता था। सर, इससे इतर एक सवाल ये है कि भारत इसको इसमें इस पूरे प्रकरण में आप कहाँ देखते हैं? भारत की क्या इस टाइम पॉलिसी होनी चाहिए, या भारत को कोई इम्पैक्ट करेंगी ये सब चीजें? हालांकि भारत एक दूसरा देश है, अलग दिशा में पड़ता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट ग्लोबल पड़ने वाला है। तो भारत पे सर उसको क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या आने वाले समय में हम देखेंगे? क्योंकि वेनेजुएला तेल के सबसे बड़ा एक एक्सपोर्ट देश माना जाता है। अगर तेल को लेकर वहां पे अगर इस तरह का खेल होगा, तो कहीं ना कहीं इसका ग्लोबल इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा। भारत का स्टैंड में कहाँ देखते हैं सर आप इस वक्त? इसमें भारत के लिए दो तीन पक्ष देखा जाए, मतलब इस भारत हम्म। के लिए लाभ और भारत के लिए चिंता। हानि। तो बिल्कुल। भारत के लिए जो लाभ है, वो लाभ ये है कि अपने प्रोडक्शन के हैसियत से बहुत कम लेवल पे प्रोडक्शन कर रही थी वेनेजुएला की कंपनीज, या हम्म। वेनेजुएला की सरकार उनको अलाउ कर रही थी। तो अगर अमेरिकी कैप्चर में वो तेल के संसाधन आएंगे तो वहां पर प्रोडक्शन तेजी से बढ़ेगा। और जब ऑयल की मात्रा, जब आप सामान्य अर्थव्यवस्था को समझिए कि सामान जब ज्यादा हो जाएगा, खरीदार हम्म। कम रहेंगे, तो हम्म। रेट अपने आप डाउन होगा। तो हम्म। और अमेरिका चाहेगा भी रेट डाउन करना, क्योंकि वो रशिया के साथ कॉम्पीट करेंगे। कंप्लीट क्योंकि करेंगे। रशिया के ऑयल मार्केट को अमेरिका तोड़ना चाहता है, क्योंकि हम्म। अमेरिका को ये लगता है कि रशियन ऑयल मार्केट के कारण ही रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है। क्योंकि अमेरिका उस लगातार ये कहता ऑयल भी रहा है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, उनकी इकोनॉमी को फायदा पहुंचा रहा है, और इसीलिए टैरिफ भी लगाया गया, क्योंकि अब भारत हो सकता है कि ज्यादा तेल अमेरिका से खरीदना शुरू कर दे जब वहां पे अगर उनको रेट अच्छा मिलता है तो। बिल्कुल। अब यहां पर यह होगा कि जो तेल हम रशिया से खरीदते थे, अगर उसी रेट पे तेल हमें वेनेजुएला से मिलेगा। देखिए, बिल्कुल। वेनेजुएला से हम पहले भी तेल खरीदते थे। एक हम्म। अरब डॉलर अभी भी वेनेजुएला के पास, वेनेजुएला को हमने एडवांस दे रखा था, और वो पैसा वहां फंसा हुआ है हमारा। हम्म। र, आप ये देखिए, और आपको ये भी बता दूं कि वेनेजुएला में जो तेल की विस्कोसिटी है, जो तेल का जो हम्म। जिस क्वालिटी का तेल निकलता है, उसकी एक रिफाइनरी रिलायंस के पास है। ओके। विश्व के बहुत कम देश हैं
विश्व हम्म के बहुत कम देश है जहां पर रिलायंस, जो उस तरह की रिफाइनरी जिसके पास टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी उसमें है। एक रिलायंस है। इसलिए आप देखिए कि लगातार मुकेश अंबानी और ट्रम्प की लगातार 2-3 बार मीटिंग भी हुई है इधर ओके। इस बारे में। क्योंकि इस पूरे खेल के पीछे, जो वेनेजुएला का खेल है, इसके पीछे तेल कंपनियां हैं। ये आप हम्म। मान लीजिए, उसमें अधिकतर अमेरिकन तेल कंपनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसका फायदा जो है वो भारत को मिलेगा तेल के माध्यम से। और बिल्कुल। हो सकता है, ये भी उम्मीद जता सकते हैं कि जो हमारा पैसा फंसा हुआ है वहां, वो या तो तेल के माध्यम से वापस आए, या उसे जो भी वो उस कंपनी को कैप्चर करेंगे, हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या हमारे हम हम्म उनसे हम मांग सकते हैं वो पैसा, कि हमारा ये पैसा यहाँ फंसा हुआ था, हम्म इन्वेस्टमेंट जो है। दूसरा, जो वहां के रिसोर्सेज चीन के कब्जे में थे और हम्म चीन रेगुलेट कर रही थी उन चीजों को, अब अमेरिका के आने से देखिए, एक चीज और बड़ी हमें समझदारी से यहां देखनी होगी कि हम्म। वेनेजुएला और अमेरिका दोनों हमारे लिए दूर के देश हैं। दूर के देश और है। दोनों दूर के देश हैं, तो हमारा संबंध किससे ज्यादा बेहतर है और हमारा किससे ज्यादा इंटरेस्ट सर्व हो रहा है। हम्म। हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बिल्कुल रियलिस्ट पर्सपेक्टिव से अपने रिश्तों को देखना चाहिए, और हमें इस पूरे प्रकरण में ये देखना चाहिए कि हमें लाभ कहाँ से हो रहा आप है। कहाँ से मिल रहा है? हमें जहां हमें जिस जिस व्यवस्था से लाभ होगी, हमें उसके साथ संबंध का विस्तार करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नो डाउट, नो डाउट, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल रिजीम्स को और सपोर्ट कहते करते हैं हैं, तो हम हमें इस तरह की कार्रवाई की उम्मीद नहीं थी, और ये कार्रवाई तो कहीं इससे से भी नुकसान नुकसान जस्टिफाइड क्या नहीं थी। नजर आता है आपको इससे, अगर इस पूरे प्रकरण में अगर देखा जाए? नुक्स, नुकसान यही होगा कि अगर जो हम कैलकुलेट करके चल रहे हैं कि हमें तेल का एक भंडार को, अब हमें नुकसान ये होगा कि अगर हमने रशिया से तेल खरीदना कम किया और इधर हमने तेल खरीदना ज्यादा हम्म। किया, तो जो हमने एक बैलेंस बैलेंस बना के बनाया हुआ था रखा वो था, बिगड़ने की, वो बिगड़ सकता है शायद। बैलेंस बिगड़ने की स्थिति हो सकती है, पहली चीज। हम्म दूसरी चीज ये कि इंडियन डिप्लोमेसी को और ज्यादा एक्टिव होकर के हमें यूएस को भी बैलेंस करना चाहिए, हम्म रशिया को भी बैलेंस कर, और अगर हम बैलेंस कर लिए इस मामले में, तेल खरीदने के मामले में, तो जो 25% टैरिफ है वो भी हमारा घट वो जाएगा। हट जाएगा। आज ही राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कहा है कि हम्म भारत अब रूस से तेल खरीदना कम करे, हमारे पास तेल आ गया है, और अब हम्म। हमसे तेल खरीदे तो हम टैरिफ कम करेंगे, अगर खरीदना जारी रखेंगे तो हम टैरिफ को और बढ़ाएंगे। तो एक जी जी अच्छा जी। पॉइंट है हमारे पास कि हम कम। अपने टैरिफ को कम कराने के लिए हम यहां से निगोशिएट कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर अभिषेक जी ये कह सकते हैं कि दादागिरी तो है ही है अमेरिका की, लेकिन इसमें बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं जो प्लस भी करते हैं माइनस भी करते हैं। उन देशों को भी जो जिनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है, और उन देशों के लिए भी जो उनसे फायदा लेते रहे थे। भारत की, अगर जैसे आपने बताया कि भारत को फायदा भी हो सकता है, लेकिन भारत को कहीं ना कहीं बैलेंस की डिप्लोमेसी अपनानी पड़ेगी, क्योंकि रशिया से भी तेल खरीदता है भारत में, और अमेरिका लगातार ये चाह भी रहा है कि भारत अमेरिका से तेल खरीदे। तो वेनेजुएला की जो स्थिति है वो तो सब जानते हैं, अमेरिका ने उस पर एक तरीके से कब्जा कर लिया है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो दादागिरी वो सब सामने आ रही है, रिसोर्स की डिप्लोमेसी यहाँ पर हो रही है, ग्रीनलैंड की जैसे अमेरिका ने बात की कि हमें कब्जा करना है। तो ये समझा जा सकता है कि इस वक्त आने वाले समय में जो युद्ध अगर लड़े जाएंगे तो रिसोर्सेज के ऊपर लड़े जाएंगे, उसकी एक बानगी हम देख चुके हैं। क्योंकि अगर किसी देश में अगर हमला होता है तो रिसोर्सेज को लेकर वो ज़्यादा रहेगा कि हाँ, जो रिसोर्सेज उस देश के पास है उसका हम यूज़ करें। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी पावर उसकी सत्ता, ये कहानी इस प्रकरण से समझ में आती है। अभिषेक सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमसे ये पूरी इनसाइट्स शेयर करने के लिए। और उम्मीद करेंगे कि भविष्य में भी आपसे हम लगातार जुड़ते रहें, और इस तरह की जो जानकारी है इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को लेकर, इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर आपसे साझा करते रहें सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।